क्लास है, 2 क्लास इससे पहले हो चुके हैं और ये चौथा क्लास है। ये हमारा चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हम ले चुके हैं। हम लोग पहुंचे थे 4 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने कर पाया है। तो आज हमारा रहेगा 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि चलिए हम लोग बात करते हैं 5वें की का क्वेश्चन। ये हमारा 5वां है का। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग मानेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आ गया √3, वेयर जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, मासा ना हो। हम ये कह सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के सिवा कोई भी मासा ना हो, यानी एक के सिवा उन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या सम्मिलित ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। राइट। तो हमेशा अपरिमेय संख्याएं बेसंख्याएं परिमेय संख्याएं बेसंख्याएं होती हैं जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, मासा नहीं होता है, वो हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्या। अब देखिए यहां पर इसको ले लेते हैं, इस 2 को इधर ले आओ, यानी √3 बराबर लिख सकते हैं हम लोग a-a/b-2। बेटा समझिएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब चलो इसमें ऐसे लिख लेते a-2b/b। अगर ये वाली एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहां पर हम दिखा सकते हैं a-2b/b भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बट यहां पर देखिए, जब ये परिमेय संख्या है लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमारे पास √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं क्लास में कि √3 है, √2 है, √5 है। ऐसा आप 10th क्लास की बुक में पढ़ भी पाओगे, और इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे कि √2 है, √3 है, √5 है, ये संख्याएं कैसे अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनका प्रूफ हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना ही समझेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या होगी, अब देखिए ये वाला पार्ट परिमेय संख्या का हो गया, ये अपरिमेय संख्या का हो गया। तो ऐसा तो कहीं पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि जो संख्या एक दूसरे के बराबर भी हो, एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः
2+√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ पा रहे हैं? अतः 2+√3 हमारी क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि अब जब ये इधर वाला पार्ट परिमेय हो गया, इधर वाला अपरिमेय हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम या तो इसको सबको कहेंगे कि ये परिमेय है, या तो सबको हम कह देंगे अपरिमेय है। बट यहाँ पर ज्यादा फोर्स इसका आ रहा है कि √3 हमारा अपरिमेय है, तो हमें टोटल कहना पड़ेगा कि ये जो समस्त संख्या है वो क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। बात समझ गए? चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलो अब इसमें हम लोग खा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। खा वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। यहां पर देखिए हमें दिया है cos थीटा बराबर 4/5। इसको डाल दीजिए फर्स्ट। अच्छा, cos थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसको डाल दीजिए 2। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब समझिएगा, ये दोनों ही cos के बराबर हैं, तो हम इधर वाले पार्ट भी बराबर कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण बराबर हो जाएगा 4/5 के। तो इसका मतलब आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर 5। अब एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम लोग ड्रा कर लेते हैं यहां पर। ए, वी और सी। अब देखिए आधार यहां पर कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए, ये अगर हम थीटा मानेंगे तब, राइट, ये इसमें 90 डिग्री रहेगा। अब जब ऐसा है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? अब इसमें हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए, वी और सी क्या यूज कर लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां पर हमें AC तो दिया है, चलो वैल्यू रख लेते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू BC तो हमें निकालना है, ये हमारा है 4 का होल स्क्वायर। इसको इधर अगर ले आएंगे तो ये आ जाएगा B और C का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 25 माइनस 16 यानी 9। अब देखिए यहां से अगर हम BC निकालेंगे तो ये आ जाएगा √9 यानी BC इक्वल टू 3। अब हमें ये वैल्यू पता चल गई, कितनी है? 3। भैया ये वैल्यू कितनी निकल आई हमारी? 3। अब इसमें कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा VC अपॉन AC यानी लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा बेटा? ये लंब है और ये हमारा कर्ण काम कर रहा है, राइट। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। BC क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3/5। अब यहां से टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार यानी BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। अब देखिए BC कितना है आपका? BC है 3 और ये है 4, क्योंकि ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है? आधार है, आधार है, राइट।
अब हमसे वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, वैल्यू कह रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है बेटा 3/5, 3/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है 4/5, 4/5 प्लस 10 की वैल्यू 3/4 है, 3/4। और देखिए बेटा, इसका जब स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे, ए आ गया 12/25 प्लस ए कितना आ जाएगा 9/16। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 16 और 12 का मल्टीप्लाई हमें करना है, और 216 और 12 25 9, यानी ये आ जाएगा 192/225/400। ये हो जाएगा हमारा बटे 400, राइट। आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। अगर जिन बच्चों को किसी को कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है गा वाला, कह रहा है कि यदि बिंदु संरेख है तो सिद्ध कीजिए। देखिए, बिंदु संरेख होने का मतलब बेटा क्या होता है, संरेख होने का मतलब है बिंदु एक ही लाइन पर स्थित होना। अब जैसे ही एक लाइन पर ही सारे बिंदु स्थित होंगे, जैसे a,0 है, दूसरा बिंदु हमारे पास 0,b है, और तीसरा बिंदु हमारे पास 1,-1 है। अब ये क्या है, एक लाइन पर स्थित है। एक लाइन पर स्थित होने का मतलब हुआ कि बिंदु हमारे कैसे हैं, संरेख हैं। इसको हम लोग x1, y1 मानेंगे, x2, y2 मानेंगे, इसको हम लोग x3, y3 मानेंगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि बिंदु संरेख है तब, बिंदु संरेख है तब क्या होता है, यहां पर x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, और ये सारा का सारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चलो वैल्यू रखते हैं। x1 की वैल्यू आप देख पा रहे हो, ये फिर 0 और फिर 1, यहाँ पर 0 और ये आ गया है v, और -1 और 1 और 1 1 और 0, ये आ गया होल ऑफ 0 बराबर 0। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग a ले लेते हैं। जब a लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी और इसकी, तो b, और बीच में माइनस ऑलरेडी आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर 0 का लेंगे तो -0, तो सारा छोड़ना पड़ेगा, 0 के साथ में तो 0 ही रहना है। उसके बाद में इसको ले लेंगे बेटा, इसको जब लेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, इसका इससे कराएंगे तो 0, इसका इससे कराएंगे तो b, यानी ये 1 लेने पर 0 - b, 0 - b इक्वल टू 0। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं, ए बी प्लस ए, और ए आ गया माइनस का v इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर -b इक्वल टू 0 आ गया। चलिए इन सबको उधर ले जाते हैं, तो v माइनस ए बराबर ए बी, b माइनस ए बराबर ए बी, इसको ए बी से भाग कर दीजिए, v माइनस ए अपॉन ए बी, इधर कितना आ जाएगा 1, यानी ए बी अपॉन ए बी कर लीजिए तब भी। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, b अपॉन ए बी माइनस ए अपॉन ए बी इक्वल टू 1, यहाँ से b और b कैंसिल, यहाँ से a और a कैंसिल, ये आ गया 1/a माइनस 1/v इक्वल टू 1। यही हमसे प्रूफ करा रहा था। आई होप समझ में आ रहा होगा।
कितना आ गया 1/a माइनस 1/b। जब बिंदु संरेख होंगे तो इसी टाइप से ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और बहुत आसान तरीके से इसको निकाल पाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन है घा। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें सारणी दी है यहां पर, प्राप्तांक हमें दिया है यहां पर हमें दिया है विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए यहां पर विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग क्या मानेंगे f, फिर यहां पर निकालेंगे माध्य बिंदु का मतलब हुआ xi, राइट। फिर यहां पर निकालेंगे f गुणे x। अब देखिए यहां पर दिया है 0 से 10, ये इसकी लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट, राइट। फिर दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहां दिया है 6 f, 6, 10 और 6। अब देखिए मध्य बिंदु का मतलब हुआ इसे जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यानी 10 जीरो जोड़ने पर 10, 2 से भाग करने पर 5, 20, 10 30 हुआ, 30 को 15, यानी 10 का डिफरेंस आएगा, अगला 25 आएगा, अगला 35 आ जाएगा और अगला 45 आ जाएगा, राइट। बात समझ पा रहे हैं? अगला कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब इनका हम लोग देखिए यहां योग भी निकालेंगे, इसका योग करेंगे यहां पर तो n निकल करके आ जाएगा हमारे पास, जो कि आएगा 27 प्लस f, राइट। कितना आ जाएगा? 27 प्लस f। अब यहां पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके साथ में, तो ये आ जाएगा 30, 15 और f की करेंगे तो आ जाएगा 15f, 25 और 6 की करेंगे तो ये आ जाएगा 150, फिर 35 और 10 की करेंगे तो 350, फिर 45 और 6 की करेंगे तो ये आ जाएगा 225, 225। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, जोड़ करके लिखेंगे 700, ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा 755 प्लस 15f, राइट, 15f। अब यहां पर लगाएंगे हम लोग फार्मूला, इसमें कहा है आगे क्वेश्चन में कहा है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांक को माध्य बराबर होगा, माध्य का मतलब x बार, ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स अपान एन। अब ये आपको दिया है 25 और ये आ गया है 755 प्लस 15f अपान 27 और प्लस f। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 27 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 की, तो ये आ जाएगा 675 प्लस 25f और ये आ गया 755 प्लस 15f। इसमें इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 10f और इधर इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ गया है आपका 0, 2 और 1, 2 0, 2 0। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या कुछ, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है। ये 25
5 इधर लाएंगे इसमें माइनस करने के लिए, उधर ले जाएंगे तो 5। अच्छा एक मिनट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ये बचेगा 8। कितना बचेगा? 8। इसको यहाँ से f बराबर आ गया है 8, राइट। f बराबर कितना आ गया? 8। आप समझ पा रहे होंगे f बराबर कितना आ गया? 8। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। f बराबर आ गया है हमारे पास 8, राइट। और ये हमारा सेक्शन खत्म हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 वाले में कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, और आपका का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्ध गोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठोस का, आप देखिए कैसे उन्होंने इमेजिन किया होगा, बना लेते हैं थोड़ा सा। एक हमारे पास लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों, देखो बेटा लंबवृत्तीय बेलन है एक, तो इस टाइप से हमने बेलनाकार भाग लिया है, और इसका जो ऊपरी पार्ट है और निचला जो पार्ट है दोनों ही अर्धगोलाकार हैं। कैसे गोलाकार हैं? अर्धगोलाकार हैं, इस टाइप से अर्धगोलाकार हैं, राइट। ये अर्धगोलाकार हो गए, दोनों ही पार्ट हमारे क्या हैं? अर्धगोलाकार हैं। अब उसने आगे कहा है यहां पर बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, यहां पर ये जो भाग दिया है बेलनाकार भाग का व्यास, यानी यहां से यहां तक का ये 14 सेंटीमीटर हमें दिया है, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से और यहां तक की भी जो ऊंचाई होगी वो, एक मिनट, ये निकालेंगे पहले हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए जितनी बेलन मान लेंगे, सबसे पहले माना वेलन व अर्ध बेलन, या मानो बेलन या अर्ध गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। अब r बराबर देखिए कितना आ जाएगा? 14/2, यानी व्यास अपान 2 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इस आकृति की इन्होंने पूरी जो ऊंचाई है वो दी है 30 सेंटीमीटर। समझते रहिए बेटा बहुत ध्यान से। अब देखिए 7 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। अब 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक, और 7 सेंटीमीटर ये ऊपर इसका हो जाएगा। तो यानी जो बचा पार्ट है, जो बीच का शेष पार्ट है, वो कितना बचेगा? 14 घटा दीजिए इसमें से, 14 घटाओगे तो ये आ जाएगा निकल करके 16 सेंटीमीटर। यानी बेलन का जो पार्ट होगा वो कितनी ऊंचाई तक फैला होगा? 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, राइट। तो अब यहाँ पर चाहे तो हमने दोनों के लिए सेम माना, जितनी बेलन की त्रिज्या रहेगी उतनी अर्धगोलों की त्रिज्या रहेगी, जितनी बेलन की त्रिज्या उतनी ही अर्धगोलों की त्रिज्या। अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 16 सेंटीमीटर, राइट। h बराबर कितना आ गया? यानी बेलन की ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालने का मतलब हुआ कि बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ और अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर निकालेंगे बेलन का, तो सबसे पहले लिखेंगे आकृति का पृष्ठीय, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
2 इंटू अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? अच्छा, 2 मैंने इसलिए लगाया, दोनों ही अर्धगोले समान हैं तो दोनों के लिए लिख सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर और एच। 2 इंटू अर्धगोले का, देखिए संपूर्ण गोले का होता है, संपूर्ण गोले का अगर वक्र पृष्ठ की हम बात करें तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अर्धगोले के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। और 2 पहले से है तो ये फिर से पूरा गोला बन जाता है। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं कि 2 पाई और आर को एक बार आप बाहर कर लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर एच प्लस 2r। चलिए अब वैल्यू रख लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू हमारे पास है 16 और ये आ जाएगा 14, राइट। अब ये इसको जरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बेटा ध्यान से समझना, इसको 7 को उड़ा दीजिए, ये आ गया है 44 इंटू, ये फिर से हो जाएगा 30। अब ये आ गया 3 चक 12 का 2 और 3 चक 12 1 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी पूरे आकृति का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। कितना आ गया? 1320 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खा वाला है, कह रहा है चित्र दिया है। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे, देखिए हमें चित्र दिया है इस टाइप से, इस टाइप से दिया है। उसने एक कंडीशन यहां पर दी गई है, देखिए कंडीशन क्या दी गई है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप समझेंगे। देखिए यहां पर ये दिया है, ध्यान देना, यहां पर क्या दिया है, दिया है देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए पी क्यू कैसे हैं? समरूप हैं। ध्यान दीजिए यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो त्रिभुज है सर्वसम है, सर्वसम है, यानी उसके बराबर है, लगभग बराबर है। तो देखिए यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलेगा, बेटा यहाँ पर क्या निकलेगा, एक कंक्लूजन कि जो बी वाला एंगल है इसका वो पी के इक्वल है। ध्यान देना, जो बी वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? इसका कहने का मतलब हुआ ये वाला एंगल और तो ये वाला एंगल दोनों क्या है? बराबर हैं। जब भी ऐसा होगा तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए हैं? समरूप हो गए हैं। और समरूप होने के लिए क्या है? भुजाएं क्या होती हैं? रेशियो में होती हैं। तो यहाँ पर हम ये कह पाएंगे कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो किस में होंगी? रेशियो में होंगी। अच्छा, यहाँ पर भुजाएं भी अलग अलग उसने दी हैं। बी और सी दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 8 सेंटीमीटर हो गया, और पी क्यू, पी और क्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बी और ए दिया है आपको 6.5 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है एपी दिया है यहाँ पर ए और पी, ए दिया है आपको 2.8 सेंटीमीटर, राइट। अब कह रहा है सी ए और ए क्यू की लंबाई बताइए, सी ए और ए क्यू की लंबाई बताइए। तो जब भी ऐसा होगा तो ये साइडें क्या होंगी? इसकी रेशियो में होंगी, यानी अनुपात में होंगी। तो हम यहाँ पर एक थ्योरम लगाएंगे बाई प्रमेय।
यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रमेय से, प्रमेय से। तो वो प्रमेय क्या होगी, आपने बुक में पढ़ रखा होगा कि इनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपात में होती हैं। भुजाएं कैसे लेंगे, देखिए ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जब भी इस टाइप से रखेंगे तो इसका रेशियो इसके बराबर हो, इसका रेशियो इसके बराबर। यानी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बी और सी का जो अनुपात है वो पी और क्यू के अनुपात के बराबर रहना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाएगा पी और ए का जो रेशियो रहेगा, एक मिनट रुक जाइए, पहले लिखेंगे ए और सी अपान ए और पी बराबर रहना चाहिए ए वी अपान ए क्यू, ए बी अपान ए क्यू। अब वैल्यू रख देते हैं, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी 8/4, और यहाँ पर आ गया ए सी कितना दिया है नहीं पता है हमें, ये निकालना है। ए पी कितना दिया है भाई, ए और पी 2.8 इक्वल टू ए बी कितना दिया है 6.5, और ए क्यू हमें निकालना है। तो पहले तो इसको हम ले लेते हैं, देखिए 4 दूनी 8, यानी ए सी बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2.8, ये आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 1 5, ए सी बराबर आ गया है हमारा 5.6, कितना आ गया 5.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग ले लेंगे एक बार इसको और इसको टेक कर लेंगे, बेटा ध्यान से देखना। तो 2 इक्वल टू ये आ गया 6.5 अपान ए क्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 अपान 2, यानी ये आ गया 3.2 और 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमें यहाँ से ए क्यू और ए सी दोनों ही पता चल गए। ये थ्योरम्स आप पढ़ पाओगे अपनी बुक्स में, आपने पढ़ रखी होंगी कि जब कोई कोण बराबर होते हैं, दो कोण भुजाएं बराबर होती हैं या भुजाएं अनुपात में होती हैं, तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। राइट, वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया लगा दिया है समरूप त्रिभुज का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एक क्लास आप पढ़िए और इनका रिवीजन करते रहिए। साथ में मैथमेटिक्स के और भी क्वेश्चंस इसके बेस पर जो आते हैं वो आप लगाइए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। आप अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत ही अच्छे से मेहनत करें, अच्छे नंबर आने चाहिए सभी के। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।